हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से जानने का वक्त है। शुरुआत एक अहम खबर के साथ। रायपुर से खबर है, फिनाइल फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी मिल रही है। आग ने पास के घर तक को अपनी चपेट में ले लिया है। कोटा के पास फिनाइल फैक्ट्री में आग लगी है। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र लगता है जहां का यह मामला है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं। तो एक आग लगने की घटना सरस्वती नगर थाने के क्षेत्र में सामने आई है। फिनाइल फैक्ट्री में आग लगी है। पास का घर भी उसकी चपेट में आ गया है। कोटा के पास फिनाइल फैक्ट्री बताई जाती जिसमें आग लगी है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक फिनाइल फैक्ट्री में आग लगी है। हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनय, बताएं क्या अपडेट है इस समय। देखिए पुनीत जी, प्राथमिक रूप से जो जानकारी आई है वो फिनाइल फैक्ट्री की है, लेकिन एक तथ्य ये भी सामने आया है कि वो ऑयल फैक्ट्री भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस की जो टीम है वो वहाँ मौके पे पहुंच गई है। और जो कितना बड़ी आग है इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फोटो में कि वो आसपास के घरों तक पहुंच गई है। बहरहाल यहाँ से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं, लेकिन तब तक लोग जो खुद से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर नाकामयाब दिख रहे हैं। हालांकि 3 से 4 गाड़ियां मौके पे भेजी गई हैं ताकि जल्दी से उस पर काबू पा लिया जाए, लेकिन आग बड़ी है और इससे बड़े जान माल का जो नुकसान है वो सामने दिख रहा है। पुलिस का कहना है कि अभी प्राथमिक रूप से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद से जो एक तथ्य सामने आ रहा है कि ऑयल फैक्ट्री है, अवैध फैक्ट्री हो सकती है। कारणों के बारे में पता लगाया जाएगा कि क्या वो किसी लापरवाही कारण से आग लगी है या टेंडर या अन्य चीजों के फटने से ही आग लगी है, शॉर्ट सर्किट के कारण से आग लगी है। इन सब तमाम जो तथ्य है उसके बारे में जांच परख की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो पुलिस प्रशासन का जो दावा है वो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो मौके पे पहुंचने वाली हैं। जैसे ही जो आग पर काबू पाएगा उसके बाद आगे की जो जांच है वो शुरू की जाएगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी विनय हमको बता रहे हैं कि फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने का इंतजार है। अपने स्तर पर लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब तक कामयाबी नहीं मिली है। और राजधानी रायपुर से एक और बड़ी खबर, संविदा विद्युत कर्मचारी संघ का धरना स्थल के ऊपर हंगामा सामने आया। बूढ़ा तालाब वाले मुख्य मार्ग 4 घंटे से बंद है। सड़क बाधित करके संविदा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारी प्रशासन ने धरना स्थल का बिजली कनेक्शन काट दिया है। अंधेरे में पूरी सड़क डूबी हुई है। संविदा विद्युत कर्मचारी अब भी धरने पर बैठे हैं। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर रायपुर से, तस्वीरें आप देख रहे हैं। संविदा विद्युत कर्मचारी संघ का धरना स्थल के ऊपर हंगामा सामने आया। बूढ़ा तालाब वाले मुख्य मार्ग पर 4 घंटे से जाम जैसी स्थिति बनाई है। प्रशासन ने धरना स्थल का बिजली कनेक्शन काट दिया है। पूरी सड़क अंधेरे में डूबी हुई है, लेकिन अब भी प्रदर्शनकारी वहीं पर डटे हुए हैं। तो रायपुर से तस्वीरें हैं। बूढ़ा तालाब वाला मुख्य मार्ग 4 घंटे से बंद है। वजह है सड़क बाधित है। संविदा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अधिकारियों ने बताया है। प्रशासन ने धरना स्थल पर बिजली का कनेक्शन काटा हुआ है। अंधेरे में भी ये प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। और हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। संदीप, बताएं क्या स्थिति है वहां, क्या कोई बातचीत के द्वारा कोई रास्ता निकाला जा रहा है? देखिए बूढ़ा तालाब के पास जो स्मार्ट सिटी ऑफिस है वो सड़क जो है पूरी तरीके से पिछले 4 घंटे से बंद है, क्योंकि छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ जो है, संविदा कर्मचारी संघ, उनका प्रदर्शन चल रहा है अपनी मांगों को लेकर पिछले 37 दिनों से। और फिलहाल ये आरोप लग रहा है कि स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई है। तो पीछे आप देखेंगे दूर तक मोबाइल की रोशनी है। तो अपने तरीके से ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ आरोप भी लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? आज सड़क पे बैठे हैं, काफी देर से सड़क भी बंद है 4 घंटे से, और आप लोग भी यही बैठे हुए हैं, क्या है?
सर हम लोग 2 मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। हमारा प्रथम मांग जो है कि रिक्त पदों पर समस्त विद्युत संविदा कर्मचारियों को जो 6.5 साल 7 साल से काम कर रहे हैं उनको नियमित कर दीजिए। उसके बाद दूसरा जो हमारे 25 साथी पहले हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद इस हड़ताल स्थल में आने के पश्चात उसका एक साथी की दुर्घटना के कारण मौत हो गया। अभी उस पूरे मामले में 37 दिन से आप लोग बैठे हैं, अभी तक क्या आप लोग को जवाब मिला है? अभी तक से हमको ना कंपनी प्रबंधन की तरफ से ना सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी आला अधिकारी हमसे बात करने तक नहीं आया है। और हमको आंदोलन करते हुए हमको 37 दिन हो गए हैं और कार्य बहिष्कार करते हुए हमको लगभग 60 दिन हो गए हैं। अच्छा, कार्य आप लोगों ने बहिष्कार कर रखा है। अभी कई घंटे से आप लोग सड़क पे बैठे हैं, अभी क्या रास्ता निकल रहा है, आगे क्या आता है? क्योंकि देखिए पब्लिक भी परेशान हो रही है, आप लोग भी परेशान हो रहे हैं। अभी आगे क्या स्टैंड है आप लोगों का? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ पब्लिक इसीलिए परेशान है क्योंकि हम लोग को वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। हम लोग जो है शांतिपूर्णता हम लोग अपनी मांग को लेकर ऊर्जा मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार बैठे हुए हैं। तो आंदोलन करते करते एक आंदोलनरत भाई हमारे शहीद भी हो चुके हैं अपनी मांगों को लेके, और न्याय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम अभी प्रशासन की तरफ से एसडीएम भी आए हुए हैं, तो क्या ज्ञापन देंगे, क्या है आगे का रणनीति? हम लोग जो है चाहते हैं कि हम लोग को जो पुराना ज्ञापन भी दिया उनका जवाब चाहिए। हम लोग जो ऐसे अधिकारी से मिलना चाहते हैं जो हमको जवाब दे सके। तो एसडीएम काफी नहीं है, क्या लगता है? एसडीएम महोदय जी कहे हैं कि आश्वासन बिल्कुल हम लोग जो है आला अधिकारी को बुला रहे हैं, अब बिल्कुल हम लोग जो बातचीत कराएंगे। संदीप, इनकी मांग और इनके प्रदर्शन इसका अपना एक तरीका हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जिनके लिए सेवाएं देते हैं वो लोग भी इनके अपने ही होंगे, करीबी होंगे। तमाम लोगों को दिक्कतें दे रहे हैं, उपद्रव जैसी कुछ घटनाओं की जानकारी भी आ रही है। क्या ये तरीका उचित लगता है, इस तरीके से लोगों को परेशान करना? हाँ देखिए, एक बात तो है कि इस प्रदर्शन से जो लगातार होता है स्मार्ट सिटी के सामने, आप देखेंगे पूरी सड़क जो है पूरी तरीके से बाधित है और उस तरफ जो है सैकड़ों गाड़ियों की लाइन भी लगी है। लोग आना जाना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सदर बाजार, बूढ़ा तालाब, बूढ़ा पारा और बूढ़ा तालाब का जो गार्डन है, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना होता है। तो दिक्कतें बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है और कहीं ना कहीं इसीलिए प्रशासन जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर हैं। सर फिलहाल क्या स्थिति है? सड़क बाधित हो रही है, इनकी मांग अलग है। एक आरोप लग रहा है कि स्ट्रीट लाइट आप लोगों ने जानबूझ के करी है। स्ट्रीट लाइट में कुछ तकनीकी खराबी होगी, वो बाद में गोल हुई, हम उससे बात किए हैं कि उसे चालू किया जाए। रही बात इनके प्रदर्शन की, तो इनको अवैधानिक तरीके से सड़क जाम ये पिछले 6 घंटों से किए हुए हैं। इनसे बात चल रही है कि अब शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन समाप्त करते हुए सड़क जाम रोक दें। तो सर कब तक इंतजार करेंगे? हालांकि क्योंकि लोग तो परेशान हो रहे हैं, लोगों के घर जाने का समय है और पुलिस लाइन वाला रास्ता तो पूरा ट्रैफिक जाम है। अभी आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी बातचीत चल रही है इनसे, हो सकता है आधे 1 घंटे में ये खोल दें। देखिए पिछले 4 घंटे में तो ये समझे नहीं है। अब उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई रास्ता निकलेगा। लगातार इनका प्रदर्शन जारी है, लेकिन एक बात है कि शहर के हजारों लोग इस पे परेशान हो रहे हैं। तो देखते हैं लाइट कब तक आती है और प्रदर्शनकारी समझते कब तक है और बीच का रास्ता निकलता है। ये प्रदर्शन हमेशा भी अभी लगातार जारी रहेगा। जी चलिए देखते हैं कि क्या कोई रास्ता निकलता है या फिर प्रशासन को अपनी तरफ से कोई कदम उठाना पड़ता है। शुक्रिया फिलहाल आपका और तमाम लोगों का जुड़कर अपनी बात कहने के लिए। खैरागढ़ उपचुनाव जिसका नतीजा कुछ घंटों के बाद आएगा, कुछ खबरें, कुछ अपडेट इससे जुड़ा हुआ। खैरागढ़ उपचुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह शुरू हो जाएगी। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में काउंटिंग की तैयारी पूरी है। खैरागढ़ के किले में किसका कब्जा होगा? उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के सिर जीत का सेहरा सजेगा? यह सवाल सियासी सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ घंटों की देरी है, इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन जीत हार के दावे को लेकर बीजेपी कांग्रेस के नेता आपस में अब भी भिड़ते नजर आ रहे हैं। इस्तीफे के लेन देन पर बात आ गई है। दोनों पक्षों से खुली चुनौती है आत्मविश्वास के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर कहा है, खैरागढ़ का नतीजा जैसे आएगा हम इसे जिला घोषित कर देंगे। राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने दावा किया, खैरागढ़ में जीत के बाद वे अगर ये बात पूरी नहीं हो पाती तो इस्तीफा तक दे देंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है खैरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। 24 घंटे बाद जिला बनाने की तैयारी हो गई हो? बिल्कुल, अब रिजल्ट आएगा उसके बाद तुरंत डिक्लेयर करेंगे। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। मगर मैंने खुले तौर पे कहा और घोषणा किया अपने पार्टी की जीत के प्रति आश्वस्तता दिखाते हुए कि हम आश्वस्त हैं कि हमारी पार्टी जीत रही है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट कल आने वाला है और ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आने वाला है।
तो तमाम दर्शकों के लिए IBC24 की टीम भी तैयार है। कल दिन भर मतगणना पर महा कवरेज देखिए, सिर्फ आपके अपने चैनल IBC24 पर दिन भर पल पल का पूरा अपडेट डिस्कशन के साथ समझते हुए और उसका क्या महत्व है इसे बताते हुए। तो हर खबर पर जो इससे जुड़ी बारीक नजर हमारी रहने वाली। तो खैरागढ़ के रण के रिजल्ट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ हर बार की तरह IBC24 पर जुड़िए। आपको पूरा अपडेट, प्रतिपल का अपडेट हमारी टीम देने वाली। आगे बढ़ते फिलहाल खबरों में, छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के राज्यसभा जाने की इच्छा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने मेरे सामने इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन मीडिया के जरिए पता चला। कहा कि अब यह हाईकमान को तय करना है, इस बार दोनों सीटों पर छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति को मौका मिलेगा या फिर बाहर से किसी नेता को। इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी हाईकमान को ही तय करना है। ये बात मुझसे तो नहीं कही, मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, लेकिन ये तो पार्टी तय करती है सर। दो सीट इस समय रहेगा सर कांग्रेस के खाते में, तो किसी बाहर के लोगों को भी एक सीट दिया जा सकता है क्या? ये सब हाईकमान ही तय करेंगे, पार्टी तय करती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित IAS कॉन्क्लेव में शामिल हुए। IAS कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रत्येक गांव अपने आप में गणराज्य है। गांव में अब भी गण का विधान चलता है, उन्हें विश्वास में लेकर काम कीजिए, लोग आपका साथ देंगे। कहा कि आप गांव में सारी सुविधाएं दीजिए ताकि पलायन ना हो, फिर ग्रामीण गांव से शहर की ओर सिर्फ घूमने आएंगे। गांव उत्पादन का केंद्र बने, शहर विक्रय का केंद्र बने, उतना ही उत्पादन करें जितना बिक सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सारी योजनाएं उच्च अधिकारी बनाते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन फील्ड में रहने वाले IAS अफसर करते हैं। अगर योजनाओं को वो अच्छे से समझेंगे तो उसका बेहतर क्रियान्वयन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कॉन्क्लेव में कई IAS की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। बात है कि बहुत सारे अधिकारी अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं। यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो काम करने के तौर तरीके हैं उससे अनभिज्ञ हैं। पुस्तकीय ज्ञान अलग बात है, लेकिन जो हमारे सैकड़ों हजारों साल से जो परंपराएं चली आई है उसको थोड़ा सा मैंने अवगत कराया। और ये कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो मैदानी अधिकारी हैं और जो मुख्यालय के अधिकारी हैं उनके बीच में संवादहीनता की स्थिति ना रहे और सब एक टीम के रूप में काम करें। बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेले के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 साल भाजपा ने किसानों के लिए कुछ किया नहीं, कुछ सोचा भी नहीं। सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं उस दौरान की, लेकिन हमारी सरकार ने किसानों के सिर से ऋण का बोझ उतरा। मंच से प्रदेश भर के कलेक्टर्स को चेताया भी कि दूसरी फसल के लिए किसानों को आसानी से ऋण मिलना चाहिए। कहा कि हॉर्टिकल्चर की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विपक्ष पर निशाना साधा। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान समृद्धि मेले के समापन कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल समेत मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री जयसिंह अग्रवाल, संसदीय सचिव शकुंतला साहू, महंत राम सुंदर दास, अपेक्स बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर, पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। श्रीमती पारुल माथुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। हमारी सरकार में किसान मन के सिर से ऋण की बोझा उतरे है, किसान समृद्ध हो है और 3 साल में चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, उनके खाता में, चाहे गौपालक हो, उनके खाता में करीब 91,000 करोड़ रुपया गए। 2540 और 2560 रुपया ये साल किसान प्रति क्विंटल धान की कीमत आदरणीय भूपेश जी दी। और इसने हमारी योजना लागू है ना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अगले साल सपोर्ट प्राइस बढ़ी, ई अनुपात में अगर बढ़ी तो आने वाला चुनाव के साल में छत्तीसगढ़ के किसान मल्ला धान के कीमत प्रति क्विंटल 2800 रुपया मिली है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश के प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने लगातार दूसरे दिन भी कांग्रेस के विधि, खेल, सहकारिता, सांस्कृतिक और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्षों की मीटिंग ली। इस बैठक में मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों से उनके कार्यों की रिपोर्ट लेकर समीक्षा हुई। इसके अलावा बस्तर संभाग के पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों की एक मीटिंग भी हुई। कमजोर प्रदर्शन वाले मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों से स्पष्टीकरण मांगा गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अध्यक्षों को बदला जा सकता है। बैठक में प्रदेश के प्रभारी सचिव ने सांस्कृतिक और खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष से पूछा कि आप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए क्या कर रहे हैं, पार्टी से अधिक लोगों को जोड़ने की क्या प्लानिंग है। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मिशन 2023 इसके तहत सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पदाधिकारियों से बातचीत जारी है, फीडबैक लिया जा रहा है। चुनाव के मद्देनजर उनको जिम्मेदारी भी दी गई है। और भविष्य में जो संगठन की गतिविधियां हैं 2023 के चुनाव के लिए रोड मैप के साथ हम मोर्चा संगठनों को भी फील्ड में हम उतारना चाहते हैं, तो उनसे फीडबैक भी लिया गया और जो दिशा निर्देश संगठन की वो दिशा निर्देश भी दिया गया। चाहते हैं कि हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सब मिलजुल के जोर से दौड़ लगाए 2023 के इलेक्शन के लिए, उसी के प्रयास है। एंड आज कुछ डिपार्टमेंट्स का हुआ है, कल कुछ बचा हुआ है एंड अब मंथली हम लोग रिव्यू करेंगे डेटा के साथ एंड देखते हैं कि पूरा खाली रायपुर में ना बैठ के गांव तो कैसे पहुंच पाए, डिपार्टमेंट कैसे ऑर्गेनाइजेशन को मदद कर पाए, उसी का प्रयास है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आगामी 2023 चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश के सभी बूथ पर जीत दर्ज करने के लिए रणनीति बनाई है, जिसके तहत सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों को जिम्मेदारी मिल रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा को सभी बूथ में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश मिले, जिसके जरिए आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और संगठन के कामकाज को उस बूथ के लोगों तक पहुंचाया जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू का कहना है 2023 के चुनाव के मद्देनजर हम बूथ पर अपना फोकस कर रहे हैं। वहीं युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद पाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले दिनों कांग्रेस के सदस्यता अभियान में युवा कांग्रेस ने हजारों युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया, इसीलिए अब भाजपा से युवा जुड़ने वाला नहीं है। विस्तारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता जाएंगे हर बूथ में, हर शक्ति केंद्र में। वो विधानसभा के अंतर्गत मंडल से सभी शक्ति केंद्रों पर जाएंगे और शक्ति केंद्र के माध्यम से बूथ में जाएंगे। होगा कि डिजिटल रूप में भी संकलन करने का काम जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का रहेगा। इस अभियान के तहत पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने में प्रत्येक बूथ में जाकर साइबर विस्तारक के रूप में काम करेगा। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस की तैयारी हमेशा से रही है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया गया है। सदस्यता अभियान के माध्यम से 18 वर्ष से 35 वर्ष के युवाओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम युवा कांग्रेस ने किया है। और बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर आपको दिखाएंगे बिजली की नई दरों से किसको हुई निराशा। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। बिजली की नई दरें लागू होने के साथ ही स्टील सेक्टर से जुड़े कारोबारियों को काफी निराशा हुई। दरअसल स्टील उद्योगपतियों ने नियामक आयोग से इंडस्ट्री के लिए विशेष राहत की मांग की थी। उद्योग संघ से जुड़े पदाधिकारियों के मुताबिक जो नए टैरिफ तय किए गए हैं उससे इंडस्ट्री को लाभ नहीं मिलने वाला। मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन के महासचिव अनिल धुप्पड़ के मुताबिक उन्होंने नॉन पीक आवर्स यानी कि रात में अतिरिक्त राहत की मांग की, लेकिन वो नहीं मिल पाई है। रोलिंग मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के मुताबिक आयोग के लिए सभी प्रकार के स्टील इंडस्ट्री के लिए एक जैसे टैरिफ की मांग की थी, लेकिन उस पर भी आयोग का कोई रवैया या कुछ पॉजिटिव हल नहीं मिला। ओरला इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग के मुताबिक उद्योगों की बिजली दर बढ़ने से आर्थिक संकट बढ़ेगा, क्योंकि कई उद्योग पहले ही महंगे रॉ मटेरियल के कारण नुकसान में। सभी स्टील उद्यमियों का कहना है कि वे अब इस मामले में सीएम से मिलकर अतिरिक्त राहत की मांग करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारी 2-3 और मांगे थी, जैसे नाइट टैरिफ के लिए अलग से, नाइट में जब विद्युत अधिक रहती है और डिमांड कम रहती है तो हम लोगों ने ये चाहा था कि जो इंडस्ट्रियाँ रात को चलती हैं उनके लिए कोई डिस्काउंट दिया जाए, तो उस बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं की गई है। स्टैंड अलोन रोलिंग मिल है जो सबसे ज़्यादा रोजगार दे रही है, जो सबसे ज़्यादा राजस्व दे रही है,
उनका टैरिफ आज भी जो है 3 से 4 रुपए ज़्यादा है, जिसके फलस्वरूप ये हो रहा है कि अभी प्रदेश में 10-12 यूनिटें बंद हो गई हैं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चला तो आने वाले समय में 30-40 रोलिंग मिलें और बंद हो जाएगी। हम इसके लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारी जो मांग उचित है उस पर वो गौर फरमाएं और दरों को जो है निश्चित रूप से कुछ कम करने की आवश्यकता है। विद्युत की एक बहुत बड़ा पार्ट होता है उद्योगों में, अगर नहीं कम करेंगे तो बहुत से उद्योग जो खासकर स्टील उद्योग है, रोलिंग मिल है, ये बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ जाएंगे। सरगुजा के वर्षा कोल खदान खोलने का विरोध तेज हो रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से खदान खोलने की अनुमति मिलने के बाद अब खदान खोलने का विरोध करने वाले ग्रामीणों ने शुक्रवार को न सिर्फ रैली निकाली बल्कि हिंसक तक हो गए। खदान के विरोध करने वाले लोग अस्थायी कैंप में आगजनी की घटना को अंजाम देते नजर आए, ट्रांसफार्मर में आग लगा दी। दूसरे पक्ष के लोग हैं जो खदान खोलने के समर्थन में हैं। लोगों का कहना है कि खदान खोलने से उनको रोजगार मिलेगा क्योंकि उनकी जमीन पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है। अब खदान खोलने में देरी की वजह से उनको नौकरी भी नहीं मिल पा रही। कहा जा सकता है कि परसा कोल ब्लॉक को लेकर विरोध और समर्थन दोनों एक साथ दिख रहे हैं। कई गांव के लोग खदान खोलने के पक्ष में हैं तो कुछ गांव के लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो 2020 में हम लोग का जमीन ले लिया गया और उससे हमको मुआवजा भी मिल गया और उनके जरिए से हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो अब खदान खुलेगा तो हम लोग तो पूरा परिवार उसमें जुड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी से हमें निवेदन है कि हम लोग का काम चालू करें और सबको बेरोजगारी को रोजगार दें। मुख्यमंत्री जी ने हमको खदान खोलने की अनुमति दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। और हमारे भी खदान खुलना चाहिए। खुलने के लिए जो बरगरार आते हैं, रुकते हैं, एनजीओ के लोग आके उनको एकदम रोका जाए, हटाया जाए यहाँ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मध्य प्रदेश की तमाम खबरें, दिन भर का पूरा अपडेट मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र के साथ। नमस्कार।